तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट इंटरफेरेंस, जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और कुछ टॉपिक के फॉर्म पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसके बारे में भी हम आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, पहला चैप्टर है इंटरफेरेंस है। ये आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर का आपका पहला चैप्टर होगा ऑप्टिक्स का। और कुछ क्वेश्चन आपने पहले से पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन के बारे में जानना ज़रूरी है और जो पढ़ लिया उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्स। हम इसको पूरा ड्राइव करने में वीडियो कहीं लंबी हो जाएगी, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो व्हाट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस कि इंटरफेरेंस कब होता है, जब लाइट का क्या होता है वेव नेचर। वेव नेचर में क्या होता है, जब टू और मोर वेव या हम कहें दो या दो से अधिक वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है। दो वेव या दो या दो से ज़्यादा वेव, टू और मोर वेव ट्रेवल इन अ मीडियम, तो वो क्या करती है कुछ समय बाद एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है। सुपर इम्पोज का मतलब वो एक दूसरे में मिल जाती है। ठीक, कि सुपर इम्पोज का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे पे मिलना। तो वहाँ से उसका क्या नेचर तो चेंज नहीं होगा, वो वेव ही रहेगी, लेकिन क्या कर देगी, दो वेव का एक कर देगी, या दो से अधिक है तो उनका एक कर देगी। ठीक, है ही डेफिनेशन इसकी क्या कि व्हेन टू और मोर वेव ट्रेवल इन अ मीडियम, या कहीं कि हम पर्टिकुलर मीडियम में, देन दे आर सुपर इम्पोज या इम्पोज ईच अदर। जब वो सुपर इम्पोज करती है दो वेव निकलेगी। ठीक, जब टू और मोर वेव या दो से अधिक भी होते हैं, ठीक, मोर वेव ट्रेवल इन एनी पर्टिकुलर मीडियम, किसी मीडियम पे आपका ट्रेवल करती है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करती है। हमने कहा दो वेव जा रही है, तो आफ्टर दैट सुपर इम्पोज करने के बाद वो एक पर्टिकुलर वेव बनाती है, या दोनों सुपर इम्पोज कर लेती है और एक पर्टिकुलर वेव बनाती है। तो इस जो पर्टिकुलर वेव होती है इसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेव करती है। ठीक, रिजल्टेंट वेव होती है। अब ये रिजल्टेंट वेव क्या करती है ना, जहाँ पर ये सुपर इम्पोज हुई, जिस स्क्रीन पर ये सुपर इम्पोज हुई, वहाँ पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कहीं पर आपको जो वेव होगी, जो लाइट होगी, वो कहीं पर आपको ब्राइट मिलेगी, कहीं पर आपको डार्क मिलेगी। ठीक, ट्रेवल तो करा मीडियम में दो वेव ने, तो सुपर इम्पोज ही एक दूसरे पे मिली और रिजल्टेंट वेव बनाई। रिजल्टेंट वेव जो रिजल्टेंट वेव होगा, जो उसकी इंटेंसिटी होगी, वो क्या करेगी, जहाँ जिस स्क्रीन पर वो सुपर इम्पोज हुई वहाँ पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगी। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फ्रिंजेज मिलेंगी। फ्रिंजेज क्या होती है, जो लाइट से बनी होती है, आपको कहीं पे डार्क, कहीं पे आपको ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे जीरो डार्क के अंदर आता है। और बाकी जो जहाँ पर आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पर क्या होगा, ब्राइट होगा, जहाँ पर मिनिमम होगी वहाँ पर डार्क होता है। तो ये फिनोमिना क्या कहलाती है ना, कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सुपर इम्पोज ऑफ लाइट, या हम कहें तो वेव। तो इसी रिडिस्ट्रीब्यूशन की फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक, अब बात आती है व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स को आपको समझने के लिए हमने कहा कोई वेव ट्रेवल करती है मीडियम में। ठीक, कोहेरेंट सोर्स के लिए ये तो हो गया इंटरफेरेंस की डेफिनेशन के लिए। ठीक, और ये होगी कोहेरेंट के लिए। कोहेरेंट के लिए क्या होता है ना, जब कोई किसी सोर्स से कोई लाइट प्रोड्यूस होती है और वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, या हम कहें कि मोड, सुपर इम्पोज तो दो या दो से ज़्यादा लाइट की होती है ना, तो दो या दो से ज़्यादा लाइट जब प्रोड्यूस होती है किसी सोर्सेज से, तो जब वो ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, तो उन दोनों लाइटों की क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच। उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कालांतर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। हमने कहा दो सोर्सेज हैं, एक वेव यहाँ से निकली, एक वेव यहाँ से निकली। अब हमने कहा कि इन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और जो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस हो ना, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे एक की डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रही है कोई लाइट, तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। अगर ये इसके विपरीत या अपोज में इसका ट्रेवल करती है, ये इस साइड को ट्रेवल करती है, तो हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच क्या है, पाई का फेज डिफरेंस है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या है, ट्रेवल कर रही हैं, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होगा। तो ऐसे सोर्सेज क्या होते हैं ना, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। ठीक, ये आपका इतना इंटरफेरेंस और कोहेरेंट के बाद। अब हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब हमने तो कह दिया कि इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन किसके बाद, वेव्स के सुपर इम्पोज के होने के बाद का जो इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे हमने कह दिया इंटरफेरेंस। अब हमने कहा कि इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं। इंटेंसिटी या जो हम इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब दो या दो से अधिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेंगी और सुपर इम्पोज करेंगी, तब उन दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
एक ये S1 सोर्स है, हमने कहा इसका जो सुपर इम्पोजन के बाद जो एम्पलीट्यूड था वो मैक्सिमम है, जो इसका ए है वो मैक्सिमम है, इसका वाई जो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हमने कहा ऐसी जो इंटरफेरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव, या हम कहें तो संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहता है। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव क्या हुआ, इसी का अपोजिट कर दो कि वहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और वहीं पे आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। तो हम अगर साफ से शब्दों में कहें तो हम क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। जहाँ पे इंटेंसिटी आपको मिनिमम दिखी, एम्पलीट्यूड मिनिमम दिखा, क्योंकि हमेशा जो आई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पे भी आपको इंटेंसिटी मिनिमम दिखेगी, तो वो होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जहाँ पर मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी दिखेगी वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये तो बात होगी पहले क्वेश्चन की, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इंटरफेरेंस को आप ना जानो। जब दो लाइट ट्रेवल कर देती है तो सुपर इम्पोज करती है, मतलब एक सिंगल वेव बना देती है, दो वेव का एक वेव बना देती है। वहीं पे आपको क्या मिलता है, किसी स्क्रीन पे या कहीं पे जब ये मिलती है, सुपर इम्पोज करती है, तो इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाती है वो। तो वहाँ पे आपको कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पे मिनिमम हो जाती है। तो उस मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी के कारण ही आपको वहाँ पे फ्रिंजेस दिखने लग जाती है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, कहीं पे लाइट ज़्यादा चमकीली, कहीं पे बहुत धुंधली, तो वो होती है फ्रिंजेज। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, हम इंटरफेरेंस कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब सोर्स से दो सोर्स से हमने कहा एक सोर्स से एक लाइट, एक वेव गई, दूसरे सोर्स से एक वेव गई, अब हमने उनके बीच देखा कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी वो सेम थी, एम्पलीट्यूड सेम था, और हमने कहा फेज डिफरेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, फेज डिफरेंस 0 था। तो हमने कह दिया कि इनके बीच तो सब सेम है और 0 प्लेस है, मतलब कोई इनके बीच लड़ाई नहीं, एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो हमने कह दिया कि इसको क्या है, ये कोहेरेंट सोर्सेज है। और हमने फिर इंटरफेरेंस के टाइप से पढ़े। एक तो कंस्ट्रक्टिव, सिंपल से वर्ड्स में क्या कहेंगे हम उसको, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखे, जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम दिखे, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, तो वो कंस्ट्रक्टिव। एक बनाने वाला सिस्टम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्ट करे, फ्रिंजेस कंस्ट्रक्ट करे, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस कंस्ट्रक्ट करे, तो वो जाते कंस्ट्रक्टिव। वहाँ पे आपको सब चीज़ मैक्सिमम चाहिए, सब चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, तभी आपकी वो मैक्सिमम बनेगी। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, इंटेंसिटी सब मैक्सिमम होनी चाहिए। और डिस्ट्रक्टिव इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, हमें मिनिमम अमाउंट में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और इंटेंसिटी चाहिए। ठीक, ये तो होगी पहले क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो कि है आपका एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फ्रेजनल बाइप्रिज्म, डिस्क्राइब बाइप्रिज्म मेथड फॉर द डोमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, हल्का सा इसमें आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा। आप डेरिवेशन को मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेशन कैसे होगा, आप इसको खुद कर सकते हैं। कि पहले आपको इसका कंसेप्ट, आपको इसकी थ्योरी समझ में आ जाए, तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं कि कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा कि हाँ, इतनी बात हमें याद रही, हमने इतना लिख दिया, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। तो फ्रेजनल बाइप्रिज्म क्या होता है, अब जैसे नाम में ही बाई लग गया, मतलब दो प्रिज्म आपके माइंड पे घूमने लग गया कि दो प्रिज्म, हाँ बाइप्रिज्म है तो दो प्रिज्म तो होंगे। तो जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म होता है ना, वो होता है दो प्रिज्म एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हमने कहा कोई ये है कुछ इस प्रकार में, ये तो एक प्रिज्म है, हमने कहा इसके दो पार्ट कर दिए, तो ये हो गया दो प्रिज्म लगे हुए। ठीक, एक प्रिज्म है ये और एक प्रिज्म है ये बाइप्रिज्म होता है। अब हमने कहा बाइप्रिज्म तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन फ्रेजनल बाइप्रिज्म कौन सा होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि बाइप्रिज्म तो सभी होंगे, ऐसे भी बना दिया बाइप्रिज्म, ऐसे भी बना दिया बाइप्रिज्म, एंगल भी कितना ही रख दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पर ही आपका फ्रेजनल बाइप्रिज्म बनेगा। तो फ्रेजनल बाइप्रिज्म होने के लिए क्या होता है ना, इसके तीन एंगल, जो ट्राइंगल के तो कितने होंगे, तीन एंगल होंगे। तीन एंगल में क्या होता है ना, इस फ्रेजनल बाइप्रिज्म के तीन एंगल होते हैं। एक होता है 30 मिनट और 179 डिग्री। अब हमने कहा कि 30 मिनट, दो 30 मिनट में और 179 डिग्री में। अब मिनट को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाता है हाफ डिग्री, ये भी हो जाता है हाफ डिग्री, ये हो जाता है 179 डिग्री। अगर आप इसको प्लस करोगे तो ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, तो इनको इक्वल करोगे तो प्लस करोगे तो फिर कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो इतना ध्यान रखना है कि आपको फ्रेजनल बाइप्रिज्म में क्या होता है, उसमें जो एंगल होते हैं वो 30 और 179 डिग्री के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम बाइप्रिज्म 30 मिनट 179 डिग्री, तो हम 30 मिनट को हाफ डिग्री और 179 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आपको ट्राइंगल के जो सम होगा, मतलब एंगलों का सम होगा, वो कितना हो जाता है 180 डिग्री आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कहता है ना कि डिस्क्राइब बाइप्रिज्म मेथड फॉर द डोमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जब आप वेवलेंथ को डिराइव कर रहे होंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट के, तो उससे पहले आपको इसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि जब एंगल इंक्रीज़ होता है इसका, या इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द एंगल ऑफ बाइप्रिज्म ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, जब इसका एंगल चेंज होता है, या हम कहें
एंगल में जब चेंज होता है तो उसके फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम इस पे देखेंगे। हमने कहा कोई हमने बाइप्रिज्म लिया, ठीक, एक बाइप्रिज्म लिया, कि यहाँ पे कोई सोर्सेज का हमने कोई सोर्सेज रखी है, ठीक, यहाँ से लाइट ट्रेवल करती है, इस पर पड़ती है, यहाँ से लाइट ट्रेवल करती है, इस पर पड़ती है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कह दिया ए, ठीक। ये पूरा रफ फिगर है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हाँ कैसे मुझे बनाना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस टाइप से या ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे डायग्राम बनेगा, तो ड्राइव आप खुद कर सकते हैं अपने हिसाब से देख के। आप बुक्स की सहायता ले सकते हैं, उसमें भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कहा डी है, ठीक है। ये एंगल आपको, अब जैसे ये एंगल क्या होता है, आपको डेविएशन का एंगल मिलेगा, ठीक, यहाँ से डेल्टा का। तो सीधे मैं डेरिवेशन को छोड़ के आपको फार्मूला बताता हूँ। फ्रिंजेस का जो फार्मूला होता है ना, फ्रिंज विड्थ की फार्मूला लैम्डा डी बाई डी, आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से डेविएशन का फार्मूला लगाकर फ्रिंज विड्थ भी निकल सकती है, तो वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप से आप फ्रिंज विड्थ का जो इफेक्ट आप कर सकते हैं कि हाँ लैम्डा पे कैसे वो करेगा। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ घटेगी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो घटेगी बढ़ेगी। तो इस टाइम में देखेंगे तो बीटा, अब यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है बीटा कब फ्रिंज विड्थ घट सकते हैं इसके, जब डी बढ़ेगा, यानी सोर्सेज के बीच की हम दूरी बढ़ा देंगे तो ही क्या कर सकते हैं, फ्रिंज विड्थ कम हो सकती है। अब हमने सोर्सेज के बीच की दूरी बढ़ा दी है तो एंगल भी तो चेंज होगा। इतने में डेल्टा था, हमने कहा और नीचे लाएंगे तो वो कुछ डेल्टा प्लस 5 कुछ भी एंगल बना सकता है, ठीक। और लैम्डा बढ़ने पर भी आपका क्या होगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो इस टाइम में आप इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक। अब आपका एक और आता है इसी में, जो ये इस पर अटैच नहीं किया है मैंने, लेकिन आपका क्वेश्चन बनेगा ना, और आपका प्रैक्टिकल भी होगा कि कैलकुलेशन द थिकनेस ऑफ एनी ग्लास प्लेट बाय द हेल्प ऑफ द बाइप्रिज्म, ठीक। तो आपको किसी कैलकुलेशन ऑफ, मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ, ठीक। फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट बाय फ्रेजनल बाइप्रिज्म, ठीक। तो इसको शॉर्ट में हम ड्राइव कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने कहा दो सोर्सेज लगे, ठीक, S1 और S2 दो सोर्सेज हैं, और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, ठीक, स्क्रीन है, और ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है P0, और इस सोर्स से कोई लाइट जाती है, इस सोर्स से कोई लाइट जाती है, यहाँ पर आपका क्या करते हैं, मीट करती है, और ये बनाती है P, ठीक। और ये होता है P0 डैश। कोई और जब शिफ्ट होती है ना फ्रिंजेज, तो उसका मैक्सिमा भी चेंज होता था। यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी। हमने कहा कोई PO डैश और एक मैक्सिमा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x0 हमने मान लिया, ठीक। अब सोचोगे कि हमें निकालना क्या है, तो इस अरेंजमेंट के बीच आपको एक ग्लास प्लेट मिलेगा, ठीक, एक ग्लास प्लेट मिलेगा जो यहाँ पर रखी होगी। हमने कहा इसकी थिकनेस T है, ठीक, T है थिकनेस, और इसी थिकनेस को हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे होगा ये, ठीक। अब जैसे ये किसी मीडियम पे हो रहा है, ठीक, किसी मीडियम पे हो रहा है, मीडियम पे हो रहा है मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है, बाकी मीडियम में आपको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे 1.33 S2 का हो जाता है, डायमंड का 2.4 समथिंग वॉटेवर, तो इतने में चले जाता है, क्योंकि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का देखने को मिलता है, ठीक। अब हमने कहा कि जो सोर्स S1 से जो लाइट ट्रेवल करती है P तक पहुँचने में, ट्रेवल करने में कितना उसने टाइम लिया, ठीक। हमने कहा जो टाइम टू ट्रेवल या टाइम टू रीच लाइट फ्रॉम S1 टू P, हमने कहा कि जो लाइट S1 सोर्स से P तक जाने में जो लाइट ने कितना मतलब ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, ठीक। अब हम जानते हैं कि टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको ध्यान रखें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया S1 ने ट्रेवल किया T तक, फिर T से कहाँ किया, मतलब इसको हमने T मान लिया, ठीक। तो T से फिर हमने कहा P तक। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना ट्रेवल करना पड़ा, कुछ तो यहाँ गई होगी फिर, लेकिन हमें तो हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, ये है ना P, तो हमें तो यहाँ पहुँचना है ना, हमें यहाँ थोड़ी रुकना है। तो हमने क्या कहा, S1 P से ये गया T तक गया, ये इस पर भी तो इंटरफेरेंस की फिनोमेना हुई होगी, तभी ग्लास लाइट लगा है, सी की थिकनेस निकालनी। तो हमने इसमें जो हुआ उसको हमने माइनस कर दिया अपॉन। अब लाइट स्पीड कैसे निकालें, स्पीड तो दे रखी नहीं। अब लाइट की स्पीड क्या आती है, हम तो जानते हैं लाइट की स्पीड C = 3 × 10⁸ हमने कहा C प्लस एक तो इसका था, ठीक। अब जो यहाँ पे बनेंगी, क्योंकि वेवलेट्स के हिसाब से तो आपको नई वेव तो मिलती है, ठीक, तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा T। अब ये
जो ये आपका ग्लास प्लेट लगा है ना, ये लगा होता है आपका मीडियम में। मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है। तो हमने क्या कहा, एक पर्टिकुलर v, ठीक, ये होता है आपका ट्रेवल करने में लगा। अब यहाँ पे ये t आपका टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है, ये t इसकी थिकनेस है, यही आपको फाइंड करनी है। टाइम तो हमने क्या किया, हमने कहा t टेस्ट, ये क्या है आपका S1 से P तक पहुँचने में आपका टाइम जो लगा है वो है, ठीक। अब यहाँ c है, यहाँ v, कॉम्बिनेशन जानते हैं हम क्या होता है, रिलेशन बीच म्यू इक्वल टू c अपॉन v। तो यहाँ से v इक्वल टू c अपॉन म्यू, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो t डैश हो जाएगा S1P माइनस टी अपॉन सी प्लस टी, v की जगह c अपॉन म्यू, म्यू ऊपर चले जाएगा, म्यू टी अपॉन सी हो जाएगा। अपॉन वाली चीज़ सेम हो गई, मतलब S1P प्लस म्यू टी माइनस टी अपॉन सी, ठीक। यहाँ से कुछ बनेगा t कॉमन, तो म्यू माइनस 1 अपॉन सी वाली चीज़। अब जानते हैं हम पार्ट डिफरेंस क्या होता है। पार्ट डिफरेंस आपने S2P माइनस S1P आपने कहाँ पढ़ा, पार्ट डिफरेंस याद होगा, इंटरफेरेंस की चीज़ें यंग्स डबल स्लिट में पढ़ा। पार्ट डिफरेंस है, दो वेव जब ट्रेवल करती है तो वहाँ भी हमने लिया था कि S2P माइनस S1P इतना आया था, तो ये होता है आपका पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, S2P माइनस S1P इक्वल टू हो जाता है XD/D। कहाँ से आया है, ये आया यंग्स डबल स्लिट से, ठीक, यंग्स डबल स्लिट से आया। और जो S1P था वो भी क्या था, पार्ट डिफरेंस था, नहीं था उसको इन दोनों वेव के बीच का। तो हम क्या करते हैं इसको S2P माइनस S1P। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो ये ऊपर वाली चीज़ होगी ये होता है हमेशा पार्ट डिफरेंस के इक्वल होता है, ठीक। S1P प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1, ठीक, ये होता है पार्ट डिफरेंस। तो हमने यहाँ क्या करते हैं S2P माइनस S1P माइनस टी इंटू म्यू माइनस 1, ठीक, ये होता है आपका पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 0, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ये यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, ठीक, इक्वल टू 0। तो S2P माइनस S1P अभी हमने निकाल के आए XD अपॉन डी माइनस टी इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, XD अपॉन डी इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1। हमें फाइंड क्या करना है, टी करना है ना, तो टी इक्वल टू हो जाता है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, XD अपॉन डी इंटू म्यू माइनस 1। ये हमने थिकनेस इसकी निकाल दी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी किस पर किस के वेरिएशन पे आपको चेंज मिल सकता है, म्यू के, डी के। डी क्या होता है, स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने हमेशा पढ़ा डी, और ये होती है स्मॉल डी, ठीक। तो इस पर आपका डिपेंड करेगा। तो यहीं से आपका थिकनेस आपको जो ग्लास प्लेट होता है वो निकल के आता है इस फॉर्मूले से। फिर आपको अगर सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मिनिमा निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा, क्योंकि इवन मल्टीपल वाला इंटीग्रल मल्टीपल वाला हो जाता है। फिर ऑड के लिए 2n प्लस माइनस 1 मिनिमा के लिए, तो आप यहाँ से सब चीज़ निकाल सकते हैं थिकनेस निकालने के बाद। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूरा होता है, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में आते हैं हम। डिस्क्राइब द मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस एंड ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव द शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, ठीक। मल्टीपल इंटरफेरेंस क्या होता है बेसिकली, ठीक। मल्टीपल इंटरफेरेंस अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि बनते कैसे, ठीक। आपको पहले मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ कि होता क्या है इंटरफेरेंस मल्टीपल में। इसमें आपको बहुत सारी क्या मिलेंगी। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि दो सोर्स लिए हमने, एक वेव, दो वेव निकली, ठीक, दो वेव निकली तो एक इंटरफेरेंस बनाया, एक पर्टिकुलर इंटरफेरेंस बनाया, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस निकली। अब यहाँ पर मल्टीपल, मतलब जैसे हमने कोई, जैसे ये कोई स्क्रीन है या अब जैसे दो सोर्स थे S1 और S2, हमने कहा यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ पे क्या बनाई, एक यहाँ पे मीट हुई तो यहाँ इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहाँ पे इंटरफेरेंस मिला। अब ऐसे कई सोर्सेज मिलेंगे आपको S2 S3, तो मल्टीपल आपको क्या बनाएंगे, यहाँ पे इंटरफेरेंसेज बनाएंगे। तो मल्टीपल इंटरफेरेंस क्या हो, एक से ज़्यादा इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेंगी, ज़्यादा फ्रिंजेज मिलेंगी और कुछ फ्रिंजेज आपको ब्राइट मिलेंगी, कुछ डार्क मिलेंगी। तो इसी बेस पर आपका पहला ही क्वेश्चन क्या बनता है, ये इसी से रिलेटेड बनेगा, ठीक। डिस्कस द फिनोमेना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म। अब आता है थिन फिल्म के लिए इंटरफेरेंस है, ये बेस्ड होता है किसके, मल्टीपल इंटरफेरेंस के, थिन फिल्म के लिए, ठीक। थिन फिल्म के लिए, थिन फिल्म में क्या होता है कि ये कोई सरफेस है, ठीक, ये कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है। अब इसका कुछ पार्ट क्या होता है ना, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पर कोई सरफेस और लगा है, ठीक। अब ये क्या करती है, ये सरफेस
ये इसके लिए इंसिडेंट हो गया, यानी ए पॉइंट पे आपका इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर कोई किसी एंगल से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव बनी, फिर यहाँ पर इंसिडेंट हुई, अब यहाँ पर क्या बनेगी, ट्रांसमिट बनेगी और रिफ्लेक्टेड बनेगी, ठीक। फिर बाकी भी ऐसे ही करते जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेंगी, या फिर यहाँ से भी आपका रिफ्लेक्टेड होंगी, ठीक, और फिर यहाँ से ट्रांसमिटेड होंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड होंगी। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है ना, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, थिन फिल्म के लिए जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन या हम कहें कि मल्टीपल इंटरफेरेंसेज बनाती है, तो उसके लिए ये होता है, ऐसे डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्कस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसका डेरिवेशन आपको बहुत लंबा पड़ेगा, तो वीडियो भी कई लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम के हिसाब से आपको कितना बनाना है। पहला ये डायग्राम बनेगा, दूसरा क्या डायग्राम बनेगा, एक पर्टिकुलर ही हम क्या लेंगे, रेज लेंगे, ठीक। तो ये कोई सरफेस होगी, यहाँ पर आई कोई वेव, ठीक, कोई लाइट आई, ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हमने यहाँ पर तो दोनों वेव बनानी है ना, ट्रांसमिट भी रिफ्लेक्टेड भी, ये रिफ्लेक्टेड होगी, ये ट्रांसमिटेड होगी, और ये सरफेस था कोई, फिर से यहाँ पर एक नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, ऐसे आपको शो करना है, ठीक। यहाँ पर से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो यहाँ पर 90 डिग्री बनाए, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर वाला डी पॉइंट। फिर यहाँ से कोई रिफ्लेक्ट होगी, इससे आगे हमें बनाना नहीं है, ठीक। इतने में हमारा काम हो जाएगा। और जो नॉर्मल के साथ ट्रांसमिटेड वेव बनाएगी वो आर एंगल बनाएंगे, हम जानते हैं यहाँ पर आर एंगल बनाएंगे। ये आई, ये 90, तो हम कह सकते हैं ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि 90 माइनस आई प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री प्लस थीटा मान के करें तो ये आई निकलेगा आपका एंगल, ठीक। तो ये भी आपका आर एंगल निकल जाएगा। यहाँ से हमने और एक परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला पार्ट 90, ये वाला पार्ट 90, तो इसके बीच 180 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार इसको मिला देना, ठीक। तो ये भी आर, ये आर, यहाँ 90 माइनस आर होगा, सॉरी ये 90 होगा, और ये होगा आर, ये 90 होगा, ठीक, ये 90 होगा, ये 90 माइनस आर होगा, तो ये आर आपका, ये भी 90 होता है, 90 प्लस 90 माइनस आर इक्वल टू आर, सॉरी ये 90 माइनस आर होगा, तो ये आर होगा और ये आर, क्योंकि हम पूरे जी पॉइंट है, यहाँ पर हमने इसको एम कह दिया। तो ये पूरा आपका डायग्राम एक बन जाता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है ना, कि जो पैरेलल वेव है, जैसे ये वेव है ना, ए से कहाँ गई, ए से बी गई, बी से सी गई, फिर ये तो हो गया इसका ऑप्टिकल पाथ, ए से बी जाना, बी से सी जाना, यानी जो ऑप्टिकल पाथ होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था कि जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो म्यू इंटू डी एस होता है, हमने ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो म्यू इंटू ऑप्टिकल पाथ कितना ट्रैवल किया, ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी, ये एयर के लिए है, ये किसी मीडियम के लिए है, ठीक। तो एयर के लिए म्यू हमेशा 1 रहता है, तो हमने एक लिख दिया। तो यहाँ से आप एक पार्ट डिफरेंस, एक यहाँ से ऑप्टिकल पाथ निकालोगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले एंगल पे ए डी सी पे आपको साइन का फॉर्मूला लगाना है। साइन का फॉर्मूला जैसे लगाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन आई मिलेगा, ठीक। यहाँ से आपको साइन आई फाइंड करना है, साइन आई फाइंड करना है। दूसरे एंगल ए सी एम, यहाँ से आपको आर मिलेगा, ठीक। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 90 माइनस आर, तो ये आर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से आपको मिलेगा आर एंगल, तो साइन आर और साइन आई मिलेगा, ठीक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर करके जो साइड्स का रेशियो निकालना है। साइड्स का रेशियो निकालने पर आपको कुछ साइड्स इसके इक्वल दिखेंगी, मतलब जैसे ए बी प्लस बी सी है, तो यहाँ से जो साइड्स का एंगल होगा वहाँ से आपको इसी फॉर्म पे आपको क्या मिलेंगी, साइड्स मिलेंगी। यहाँ रख के आपको कुछ कैंसिल करना मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपकी इक्वेशंस क्या होंगी, बैलेंस होती जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, इस वाले एंगल पे जाना है, ट्रायंगल ए जी और एम में, इस वाले एंगल पे, बड़े से एंगल पे। यहाँ से आपको और एक बार क्या निकालना है, यहाँ से आपको कॉस आर की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस आर की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, ये यहाँ से एम जी अपॉन ए जी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो फिर इसको भी आप क्या कर दोगे, कॉस के फॉर्म पे आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा। कॉस के फॉर्म पे डिराइव करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो पहला वाला पार्ट था या पार्ट डिफरेंस था, उससे कुछ ज़्यादा पार्ट डिफरेंस है इस वाली इसमें आपको देखने को मिला, ठीक। ये पार्ट डिफरेंस क्या होगा, हमेशा इससे ज़्यादा होगा। जो पार्ट डिफरेंस होगा, यानी पहला पार्ट दूसरा पार्ट डिफरेंस माइनस पहला पार्ट डिफरेंस है, वहीं से फिर आपकी क्या बनेंगी, जो दूसरा पार्ट डिफरेंस होगा वो कुछ बनेगा, क्या, जितना भी आएगा उसका कितना λ/2 प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आपको पूरा बुक में ड्राइव किया हुआ मिलेगा, आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। हल्का है, आपको डायग्राम समझ में आ गया कैसे हमने ड्राइव किया, कैसे एंगल को हमने एक एंगल हमने यहाँ पर हम सब जानते हैं कि ये इंसिडेंट एंगल आई, ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अब हमने कुछ इसको
एक्सपेंड किया तो यहाँ आर बन गया, यहाँ 90 माइनस आर हो गया, यहाँ 90 माइनस आई हो गया। तो ये डायग्राम आपको समझना जरूरी है। डेरिवेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कितना लिखना है, आप थ्योरी छोड़ के, कुछ थ्योरीज छोड़ के आप अपने हिसाब से वहाँ पर डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको जितना लास्ट में आपका जो पार्ट डिफरेंस आएगा कॉस के फॉर्म पे, यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला लगा के, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे λ/2 पार्ट डिफरेंस और बढ़ जाएगा। फिर जो जितना पार्ट डिफरेंस आएगा वहाँ पर आपको फिर दो कंडीशन लगेंगी, एक मैक्सिमा की कंडीशन, एक दूसरी मिनिमा की कंडीशन। जितना भी पार्ट डिफरेंस आया, हमने कहा डेल्टा पार्ट डिफरेंस आया, डेल्टा पार्ट डिफरेंस आया, और हमने कहा जो मैक्सिमा के लिए होता है वो क्या होता है, n लैम्डा होता है। तो n लैम्डा की वैल्यू, सॉरी डेल्टा की वैल्यू जितनी होगी यहाँ n लैम्डा, तो यहाँ से हम मैक्सिमा की कंडीशन निकाल सकते हैं। और डेल्टा इक्वल टू इसके लिए 2n + -1 + माइनस कुछ भी ले सकते हैं, n λ/2 होती है। तो यहाँ हम मिनिमा की कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक। और इसी का दूसरा होता है, ये तो हो गया डिस्कस द फिनोमेना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये अब आता है डिस्कस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय वेव शेप्ड फिल्म। पहले बता दो जो ये इंटरफेरेंस, मल्टीपल बीम ऑफ इंटरफेरेंस, अब तुम सोच रहे होगे कि ये वाला नहीं बताया मल्टीपल बीम। जो मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस होता है ना, उसी के दो पार्ट ये है। अब तो समझ गए होंगे कि मल्टीपल इंटरफेरेंस क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारी वेव का क्या होता है, ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड। इससे क्या बनती है, बहुत सारी क्या बन जाते हैं, फ्रिंज, मतलब सॉरी, बहुत सारी इंटरफेरेंसेज दिखाई देने लगती है। तो इसी के दो पार्ट्स ये थे, तब मैंने इसको अलग सा नहीं कराया, बस इसको मैंने केवल समझाया कि हाँ इतनी रेज आपकी आती रहेंगी, रिफ्लेक्टेड होती रहेंगी, ट्रांसमिट होती रहेंगी, रिफ्लेक्टेड होती रहेंगी, ट्रांसमिट होती रहेंगी। तो ये फिनोमेना आगे चलते जाएगा, ठीक। ये होती है मल्टीपल, इसको आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। आप पोलराइजेशन में पढ़ोगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ पढ़ोगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो पोलराइजेशन की बात हम थर्ड वीडियो में करेंगे, वो थर्ड चैप्टर भी है, तो इसमें आप केवल मल्टीपल रिफ्लेक्शन, पार्शियली रिफ्लेक्टेड, पार्शियली ट्रांसमिटेड, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको अब आता है डिस्कस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय द वेव शेप्ड फिल्म। वेव शेप्ड फिल्म में आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरा यही है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वेव शेप में क्या होता है। वेव शेप में क्या होता है ना, जो उसका सरफेस होता है। अब हमने तो यहाँ सरफेस क्या लिया था, एक प्लेन सरफेस लिया था, यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड, ये ट्रांसमिटेड, फिर यहाँ ये रिफ्लेक्टेड, ये ट्रांसमिटेड, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड, ये ट्रांसमिटेड, कुछ सरफेस में हो रहा था ना। अब यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंक्लाइंड सरफेस होगा, ठीक, इंक्लाइंड सरफेस होगा, यहाँ पर आपका इंसिडेंट करेगी कोई रे, ठीक। तो ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ये ट्रांसमिटेड हो जाएगी, फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से ट्रांसमिटेड, एंगल आपके वही होंगे, ये आई